नई दिन और नई शुरुआत दोस्तों। आज हम एक चैप्टर 5th की शुरुआत करने जा रहे हैं, किंगडम किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। शेरू, और जी हाँ, ये अभी तक हमने 4 चैप्टर्स को शूट कर लिया है। चौथा चैप्टर 3 भागों में था। उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इस चैप्टर में बहुत खास चीज़ें हम देखने वाले हैं, खास चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो शुरुआत के नए नए जो किंग्स आए थे उसमें हमने एक पैटर्न देखा था कि वो नॉर्मली जो किंग होता था उसके जो बच्चे होते थे वो किंग नहीं होते थे। वहाँ पे एक जनरल चॉइस ऑफ किंग होता था जो वहाँ के लोग डिसाइड करते थे। तो अब कुछ बदलाव आए हैं ऐसे। नॉर्मली डेमोक्रेसी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी तो फॉलो नहीं होती है, बट एक तरीके से इनफॉर्मल डेमोक्रेसी फॉलो हो रही थी। डेमोक्रेसी का मतलब पीपल विल चूज द किंग। तो कुछ वैसी अर्ली सिटीज़ में अर्ली रिपब्लिक जो पहले के ज़माने में जो चॉइस ऑफ किंग्स होता था कुछ इस तरीके से होता था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा था। कुछ बदलाव आए। हम बात कर रहे हैं 3000 साल पहले की। तो चलिए शुरू करते हैं शंकरन की कहानी से। शंकरन एक बार उठे और उन्होंने अपने दादा दादी को देखा कि एकदम एक्साइटेड वे में बोल रहे थे कि आज हम कहीं जा रहे हैं बाहर, खुशी से। शंकरन ने बोला कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम वोट देने जा रहे हैं। तो शंकरन को लगा वोट देने में इतनी क्या बड़ी बात होगी, वोट देने जा रहे हैं अब। लेकिन उन्होंने बोला कि आज हम अपना रूलर खुद चुनने वाले हैं। डेमोक्रेसी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम अपने राज्य और अपना राजा दोनों चूज करते हैं। शेरू, आप जंगल में हो तो आप लोग अपना राजा कैसे चुनते हो? हमारे यहाँ तो लायन ही राजा है। मतलब आप ही अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द जंगल। कुछ ऐसा ही हुआ था हालात 3000 साल पहले। यहाँ पे क्या होता था, एक कल्चर के बारे में बात करते हैं। एक अश्वमेध करके यज्ञ होता था, और नॉर्मली एक यज्ञ नहीं बोलते उसको, रिचुअल बोलते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे स्मॉल स्केल रिचुअल्स प्लस यज्ञ होता था। तो उसमें एक घोड़ा को चुना जाता था और उस घोड़े को बोल जाता था कि तुम भागो, और उसके साथ कई सारे राजा के सिपाही भी होते थे। वो भागते थे और कई बार भागते भागते वो कई सारे राज्यों को क्रॉस कर जाते थे। तो अगर दूसरी राज्य में घुसे, अगर दूसरी राज्यों के राजा ने उनको नहीं रोका, तो इसका मतलब वो राजा ने जिस घोड़े का जो राजा है उसको ये मान लिया कि जो घोड़े वाला जो राजा है वो मजबूत है मुझसे। तो ऐसे ही करके वो हर जगह पे घूमता था, और अगर उस राजा ने जिसके राज्य में घोड़ा घुसा है उसने अगर रोक दिया तो फिर होता था लड़ाई कि हम मजबूत या तुम मजबूत, कौन मजबूत। सब भूल गए कि हमारा शेरू सबसे मजबूत है, शेरू से मजबूत कोई हो नहीं सकते, है ना। तो उस वक्त फिर लड़ाइयाँ हो जाती थी। क्यों होती थी ये थोड़ी हम इतिहास पर ही छोड़ देते इसकी समझ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ईगो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर था। ईगो का जो पार्ट होता है, कौन बड़ा, मैं बड़ा, तुम बड़ा। तो फिर उसके बाद से जब लड़ाइयाँ होती थी, और जब लड़ाइयाँ नहीं होती थी, इसका मतलब घोड़ा को किसी ने रोका नहीं, तो राजा बोलता था आई एम द अनडिस्प्यूटेड किंग। कुछ वैसा सिचुएशन होता था। फिर इसको एक टाइम फ्रेम भी दिया जाता था, जनरली 1 साल 2 साल ऐसा टाइम फ्रेम दे दिया जाता था कि अगर उस टाइम पे घोड़ा को किसी ने भी कैप्चर नहीं किया तब राजा अपने आप को मान लेता था कि हम ही हम हैं। फिर उसके बाद से क्या होता था, एक सैक्रिफाइस की जाती थी, यानी बलिदान घोड़े की। घोड़े की चॉइस कौन सी होती थी? नॉर्मली घोड़े का चॉइस जो सफ़ेद कलर का घोड़ा जिस पे कुछ काले कलर के दाग लगे होते थे, वाइट स्टैलियन हॉर्स, ऐसे कुछ गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्स को चूज़ किए करते थे, जो कि नॉर्मली शुरुआत में जब घोड़ा दौड़ता था कई राज्यों के थ्रू, तो सिर्फ कई बार घोड़ा नहीं, घोड़े के साथ चैरियट्स भी जोड़ दिए जाते थे। और उसके साथ साथ कई सारे आर्मर्ड लोग होते थे, जो सेनापति, सेनाएं जो घूमती थी, राजा दो राजा। तो वैसे हॉर्सेस को फिर उनकी सैक्रिफाइस होती थी। इस पूरी प्रक्रिया को अश्वमेध का नाम दिया गया है। सर, ये जो घोड़े होते थे जिसको सैक्रिफाइस करते थे, ये वही घोड़े होते थे ना जो राजा लड़ाई में यूज करते थे? हाँ, ये लड़ाकू घोड़े होते थे। लड़ाकू घोड़े कैसे? तेज होते थे, वाइट स्टैलियन हॉर्सेस बोलते थे जिनकी ब्रीड काफ़ी मजबूत होती थी, अच्छी ब्रीड के घोड़े होते थे। तो वाइट स्टैलियन हॉर्सेस जिन पे ब्लैक स्पॉट्स होते थे वो प्रॉपरली मुझे बहुत
घुड़सवारी मुझे पसंद है, मेरी पर्सनल फेवरेट है घुड़सवारी खेलों में। तो वैसे घोड़े राजा लोग सैक्रिफाइस करते थे, मतलब मैं कभी नहीं करूँ ये चीज़, बट छोड़िए। फिर क्या होता था, जब सैक्रिफाइस के टाइम पे नॉर्मली कौन लोग आते थे उस सैक्रिफाइस में? सबसे पहले सैक्रिफाइस करवाने वाला आता था, प्रीस्ट, जो पूरा कल्चर पूरा ट्रेडिशन को समझाता था, करता था। फिर उसके बाद से आता था दूसरा नंबर पे राजा। नॉर्मली राजा इस पूरे सैक्रिफाइस का हेड होता था, सेंटर होता था वो। उसको कोई एक बड़ी सीट दी जाती थी, जैसे मैं बैठा हूँ बड़ी सीट पे, वैसे ही कुछ हम ये जो गद्दा लगा है इसके जगह पे टाइगर की खाल होती थी, जो शेर की खाल, मतलब हम यहाँ पे म्यूट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो कोई ऐसी कुछ खाल होती थी। फिर उसके बाद से उसके जगह पे कई सारे ऑर्नामेंट्स, पर्ल्स, जो और उसके फैमिली मेंबर भी होते थे, जो राजरानी थी, उसके बच्चे हो गए युवराज। फिर बाकी जगह के राजा लोग भी आते थे, बाकी जो राजा अलग अलग राज्यों के जो राजा थे वो आते थे। फिर उसके बाद से जो विश यानी और या फिर वैश्य, विश या वैश्य, ये लोग भी आते थे। ये नॉर्मली फार्मर्स, हर्डर, क्राफ्ट्समैन होते थे। और इसमें एक और कैटेगरी की बात करेंगे हम, शूद्र। ये शूद्र वो लोग होते थे जो नॉर्मली इसमें ऐसा माना गया कि वो लोग जो बात काफ़ी छोटे लोग होते थे, छोटे काम करते थे, वो सारे काम जो कि नॉर्मली बाकी लोग नहीं करना चाहेंगे, जैसे नाला साफ करना, घर को साफ करना। और नॉर्मली इनको अनटचेबल भी माना गया है, जिस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। अब ये शूद्रों में एक और कैटेगरी भी होती थी स्लेव्स की। स्लेव्स भी इसमें इंक्लूड किया जाता, मतलब दूसरे राज्यों पे हमला किया और वहाँ के लोगों को स्लेव्स मान लिया गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जो शूद्र के बेटे भी शूद्र होते थे, ब्राह्मण के बेटे भी ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय के बेटे भी क्षत्रिय होते थे। तो कई बार युद्ध में अगर क्षत्रिय को पकड़ा जाता था तो कुछ राज्यों में उनको शूद्र बना दिया जाता था, और या फिर कुछ राज्यों में अभी भी उनको बंदी के तौर पे क्षत्रिय ही रखा जाता था, जो सेनाओं में भर्ती हो जाते थे और दूसरे राज्य के लिए लड़ते थे। ऐसी कई सारी चीज़ें थी, वो डिपेंडिंग ऑन द किंगडम ऐसे स्ट्रक्चर्ड बना हुआ था। फिर हम आते हैं अपने वेदों पे। ये जो वर्णा का जो सिस्टम है, हमें पता कैसे चला? आपको कैसे पता चलेगा? आपको हमारे थ्रू पता चलेगा, लेकिन हमको कहाँ से पता चला? आपके एनसीईआरटी से पता चला। लेकिन एनसीईआरटी को कहाँ से पता चला? हिस्टोरियंस ने बताया। हिस्टोरियंस को कहाँ से पता चला? अरे भाई बस रुक जाओ, हिस्टोरियंस को पता चला है हमारे ऋग्वेद से, और ऋग्वेद के साथ भी और 3 वेद थे। कौन कौन से वेद थे भाई? सामवेद, और बाकी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता सर। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये और भी 3 वेद थे। नॉर्मली ये जो टाइम फ्रेम दिया जाता है, इसको बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड, यानी जो वेद लिखे गए थे वो करीब 3500 साल पहले की बात है, 3500 से ऊपर। और ये जो 3 वेद आए थे वो थोड़े बाद में आए थे, जो थोड़े बाद में आए थे, और करीब करीब ये उस जगहों पे पाए, गंगा यमुना प्लेन्स पे पाए गए थे, उन जगहों पे। तो इन वेदों में जिक्र है कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल। सबसे पहला कैटेगरी ब्राह्मण लोग, प्रीस्ट्स, और जितने भी साधु संत, प्रीस्ट, ये सारे जो कैटेगरी लोग हैं, जो नॉर्मली वेल लर्न्ड, वेल ग्रोन, ये लोग जो लोग थे वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है वो क्षत्रिय, वो योद्धाओं होते थे, जो कि जिनका मेन काम होता था राज्यों को बचाना, दूसरे जगहों पे अगर आक्रमण हो तो आक्रमण करना, या किसी के और आक्रमण से बचाना, लोगों की जनरल देखभाल करना। जो तीसरा कैटेगरी होता था वो उसको कहते थे, मानते थे वैश्य या वैश्य। वो कैटेगरी के लोग नॉर्मली फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, और ये कई सारे कैटेगरी। फिर आता था चौथे वर्ण की बात की गई है, जिसको कहते हैं शूद्र। शूद्र जो नॉर्मली लोग होते थे वो मतलब ऐसा माने जाए कि छोटा काम, जैसे हमने बताया, छोटा काम, ऐसे कोई भी काम जो कि नॉर्मल लोग नहीं करेंगे, जैसे टॉयलेट साफ करना, नाला साफ करना, सब घर घर के कपड़े साफ करना, ऐसे सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से उसमें धीरे धीरे प्रीस्ट लोगों ने, जो शूद्र में से, या कई ऐसे ही कैटेगरी हुई जिसमें वैश्य लोगों में से भी कुछ कैटेगरी को इन्होंने अनटचेबल बना दिया,
क्यों अनटचेबल बनाया और कौन से लोगों को थे। नॉर्मली जो हंटर गैदरर्स थे, जो लोग क्रिमेशन करते थे यानी जो बॉडी को अंदर दफनाते थे मरने के बाद, कुछ ऐसे काम करने वाले लोगों को जो प्रीस्ट ने ऐसा मान दिया कि वो अनटचेबल्स हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि शूद्र थे, और इसमें नॉर्मली वैश्य के लोगों के भी कुछ कैटेगरी इन्वॉल्व होते थे। तो अब वेद कौन पढ़ते थे? नॉर्मली वेद सिर्फ ब्राह्मण लोगों को पढ़ने दिया जाता था जो कल्चर फॉलो करते थे। कल्चर में सिर्फ इन्वॉल्व ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, फिर हमारे जो वैश्य लोग थे वो भी एक लेवल तक इन्वॉल्व होते थे, एक्सेप्ट जो कि अनटचेबल घोषित कर दिए थे, इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। और कई बार जो वैदिक लर्निंग चीज़ों में वुमेन के लिए वुमेन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, बट सच्चाई यही है। ऐसा माना जाता है वैदिक कल्चर में वुमेन को एक कई सारे टीचिंग्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, और इवन कई सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी वुमेन उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी जितना मेंस इन्वॉल्व होते थे। तो इस जो सैक्रिफाइस की प्रक्रिया होती है उसमें कई सारे छोटे छोटे रिचुअल्स होते थे जो कि किंग की वाइफ यानी राजा रानी को करना पड़ता था। राज्य की रानी होती थी, जो युवराज होते उनको भी कई सारे छोटे छोटे कुछ एक्टिविटीज़ या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उनको भी करनी पड़ती थी। फिर राजा को तो करनी पड़ती थी, प्रीस्ट करवाते थे, और जो किंग्स थे उस वक्त के वो भेंट लेके आते थे, गिफ्ट्स लेके आते थे, वो बैठते थे उस जगह पे, वो विटनेस करते थे पूरे इस प्रोग्राम्स को, प्रोसेशन को। जो फार्मर्स, हर्डर्स ये लोग थे, जो वैश्य लोग ये भी आते थे, और जो शूद्र थे वो अगर वैसे नॉर्मली तो उनका प्रोहिबिटेड था, बट कुछ लोग कुछ छोटे काम करने के लिए उस अरेंजमेंट के टाइप के काम के लिए आते थे, बट नॉर्मली वो प्रोहिबिटेड होते थे किसी भी इसमें इंटरेक्ट करने के लिए। ये है स्ट्रक्चर। लेकिन हाँ जी, आपने जो अभी सैक्रिफाइस के बारे में बोला, हाँ वो फायर अल्टार्स में होता था। हाँ, तो यज्ञ बेसिकली, यज्ञ मतलब वही जो फायर में कोई भी चीज़ को डालते हैं, सैक्रिफाइशियल चीज़ें होती थी। तो जैसे ये सैक्रिफाइस में सिर्फ घोड़े ही नहीं होते थे, कई बार ऐसे भी चीज़ें मिली हैं कि घोड़ों के साथ साथ कई जानवरों को भी सैक्रिफाइस किया जाता था। कई सारे जानवर, कई सारी चीज़ें मतलब ग्रेन्स, घी, और कई सारे ऑर्नामेंट्स को भी दान किया जाता था। जैसे सैक्रिफाइस करने से पहले घोड़े के ऊपर घी लगाया जाता था, फिर उसके कई सारे ऑर्नामेंट्स उसको पहनाए जाते थे, उसको काफ़ी क्लीन किया जाता था। तो कई सारे ग्रेन्स का उपयोग होता था उस सैक्रिफाइसल प्रोसेस में। तो इसमें कई सारी चीज़ें भी हुई इन्वॉल्व, और ये ऐसे जो बीड्स हो गए, गोल्डन बीड्स हो गए, जो ग्रेन्स हो गए, ये चार्ड फॉर्म में जो मिले थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के मिलके इसकी कार्बन ट्रेसिंग भी की गई है। फिर हम आते हैं, ये तो हुई कुछ किंगडम स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं किंगडम्स बसे कैसे थे, वहाँ कहाँ बसे हुए थे। तो ये लोग जो बसे हुए थे वो उस जगह का नाम है जनपद। क्या है जनपद, क्या है महाजनपद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़े आगे वाले आने वाली वीडियोस में, जो कि चैप्टर 5 के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन एक इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। जनपद क्या होते थे? लोग जहाँ पे आए, जहाँ पे उन्होंने पैर रखा, वो बन गया जनपद। उसको इंग्लिश में जनपदा भी बोलते हैं, महाजनपदास, जनपदा, बट उसका सही प्रोनाउंसिएशन है जनपद। पद यानी फुट, जन मतलब लोग, तो जहाँ लोगों का फुट पड़ गया वहाँ हो गया जनपद। ऐसे कई सारे जनपद मिले हैं हमारे बुक में। पेज नंबर 49 पे देखेंगे तो कई सारे जनपद प्लेसेस है जो जनपद थे, महाजनपद थे, और कई सारे शहर भी थे। क्या उनके अंदर खास बात थी, क्या कैसी उनका स्ट्रक्चर था, ये हम पढ़ेंगे। बट महाजनपद पे हमें कुछ चीज़ें भी मिली हैं जो थोड़ी यूनिक थी पहले से, यानी पहले हमें वो पॉट्स, पॉटरी जैसा मिली थी। महाजनपद में कुछ अलग तरीके की चीज़ें मिली थी। तो इस वीडियो को यहाँ विराम देते हुए उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि हम किसी भी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हमको दीजिए विदा। मिलते हैं फिर से, बाय बाय।